राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई अवनीश बेन शर्मा जी, फाउंडर एडिटर प्रारब्ध। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम। सभी दर्शकों को राम राम जी सर। आज की बात शुरू करने से पहले जरा एक चर्चा, छोटी सी 2 मिनट की एक सूचना। वज्रघोष, द सोशल मीडिया समिट बीइंग हेल्ड इन दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, इंदिरा पूनम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज। 2 दर्जन वक्ता, एक से एक धुरंधर वक्ता, राष्ट्रवादी वक्ता, जिसमें कुछ प्रमुख नाम बाबू तोरसेकर हैं, संजय दीक्षित हैं, कर्नल RSN सिंह हैं, अनुपम मिश्रा जी हैं, अवनीश बेन शर्मा जी हैं, पुष्कर दादा हैं, संदीप RK सिंह जी, व्यालोक पाठक, सुरजीत दास गुप्ता, कंचन गुप्ता साहब, धीरेन्द्र पुंडेर, ओमकार चौधरी साहब, कुमार श्रीकांत जी, इसके बाद सुमित पीर साहब हैं, प्रखर श्रीवास्तव, शांतनु जी, अनुपम मिश्रा जी तो का नाम ले दिया, अनुपम सिंह जी, हर्ष कुमार जी, अंजू पंकज, मंजरी अग्रवाल, ज्योति सिंह, ऐसे 2 दर्जन युवा चेहरों में देव लोहान, आदित्य सिंह, कुमार श्रीकांत, ऐसे ऐसे धुरंधर आ रहे हैं। अवनीश भाई आप भी आ रहे हैं, पधार रहे हैं, स्वागत रहेगा आपका दिल्ली में। सर एक स्पेशल सेशन आप और ज्योति जी ले रहे हैं बच्चों का, ये इसका सबसे बड़ा हाईलाइट होगा। इसके अलावा मैं जो कुछ सीनियर पत्रकार लोग हैं, सीनियर हमारे जो अग्रज हैं, उनके साथ 1-to-1 सेशन भी प्लान कर रहा हूं कि दर्शकों के साथ उनको बैठा दिया जाए और गपशप की शैली में आपस में बात करें और दर्शक सवाल पूछें। पूरा सेशन ही सवालों पे आधारित रहे और अपने व्यक्तिगत अनुभव, अपनी निजी बातचीत। अब आप सोच के देखिए कि एक्स DGP साहब विक्रम सिंह जी आ रहे हैं। अब ऐसे व्यक्ति को जनता के बीच में बैठा दिया जाए, आम दर्शक के बीच में, तो कितने सारे सवाल होंगे और कितनी स्टोरीज हैं होंगी भाऊ हैं ऐसे सीनियर लोगों के पास, विक्रम सिंह जी के पास सुनाने के लिए। तो बड़ा ही मजेदार सेशन होने जा रहा है और सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, फैमिली को लेके आए, बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि बच्चों के लिए एक अलग से सेशन भी होने जा रहा है। और सभी वक्ताओं के मिनिमम 2 सेशंस हैं अवनीश भाई, कईयों के 3 भी हैं। जी जी, 3-4 पैरेलल सेशन चलने जा रहे हैं। निश्चित तो रूप से आप बहुत सबका अच्छा स्वागत आयोजन रहेगा सर। रहेगा। बिल्कुल। जी, और एंट्री भी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई एंट्री नैतिक फ्री आप। है, एकदम एंट्री फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन तक की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने एक फॉर्म तो जारी कर दिया है, अगर कुछ लोग भर देंगे तो अच्छी बात है, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कितने लोग आ रहे हैं। और भोजन की व्यवस्था है और उस दिन शिवरात्रि है, इसलिए बाकायदा व्रत वाले भोजन की अलग से व्यवस्था है जी। तो बहुत आज की बातचीत शुरू करते हैं। अवनीश भाई, एक बड़ा जी विवाद छिड़ा हुआ है देश में, जो चाहो, जो उचित लगे वो करो। अब एक, जैसा कि अबोध बालक कह दिया है नड्डा साहब ने, हालांकि मैं मानता नहीं हूं वो अबोध नहीं, वो बहुत शातिर आदमी है। सर एक बड़ा फेमस वाकया है कि इंदिरा गांधी ने जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और बोला कि हमला करना है, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, गिव मी टाइम टू प्रिपेयर। उनको लगा कि अरे तुम्हारी फौज जो है युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तो बोले नहीं, युद्ध के लिए मेरी फौज तैयार है, पर मुझे वहां जाके उलझना नहीं न है, अपनी फौज को मरवाना नहीं न है। इस वक्त बांग्लादेश में इस वक्त हमला करने का मतलब है कि आगे मॉनसून्स हैं, वो पूरा दलदली और नदियों का इलाका है, मेरी सेना वहां उलझ के रह जाएगी, इसलिए जब उचित समय होगा मैं हमला तब करूंगा। इंदिरा गांधी ने अपनी मंशा बता दी थी कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए,
हमले का उद्देश्य क्या है, एंड रिजल्ट। हालांकि युद्ध में एंड रिजल्ट हम तय नहीं करते हैं, वो बहुत सारी बातें से तय होता है, परंतु जनरल सैम मानेकशॉ ने अप्रैल मई में हमला नहीं किया। ही वेटेड फॉर नवंबर दिसंबर। इसका मतलब राजनैतिक नेतृत्व जो है वो सिर्फ अपनी मंशा जाहिर करता है, एक्चुअली लड़ाई तो सर सेना को लड़नी है, और उसमें भी जनरल साहब नहीं लड़ते हैं, वो तो वॉर रूम में बैठे रहते हैं। एक्चुअली लड़ाई तो सिपाही लड़ रहा है। एनडीए आईएमएस से ताजा ताजा भर्ती हुआ लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लड़ रहे हैं। तो ये राहुल गांधी ये जो मजाक उड़ा रहा है सर सेना का और नेतृत्व का, और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को इतना घटिया तरीके से प्रस्तुति, इसको आप कैसे लेते हैं, क्या है ये? सर देखिए, राहुल गांधी, अब इसमें कोई शक नहीं है कि वो सीरियल ऑफेंडर है, खास तौर से भारतीय सेना के खिलाफ। नरवणे साहब की जो बुक है, जो कि अभी अनपब्लिश्ड है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसके बहाने इसने एक नया खुरापात शुरू किया है। हालांकि बड़ा अच्छा सवाल राजनाथ जी ने खुद उठाया कि भाई अनपब्लिश्ड किताब राहुल गांधी के पास आई कैसे। चलिए छोड़ दीजिए कैसे आई क्या आई, मैं कहता हूं कि ये लिखा है। हम इस बात को ले लेते हैं कि जो राहुल गांधी जिस भद्दे तरीके से जो उचित लगे वो करो, अकेले इस सेंटेंस को केवल थोड़ी देर इसको डिकोड किया जाए। आपने अभी जनरल मानेकशॉ और 71 वाला उदाहरण दिया। अल्टीमेटली करना तो सेना को है, और मैं कहूं या नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो या रक्षा मंत्री ने कहा हो, सेना ने इनपुट दिया। सेना ने जब इनपुट अपने राजनीतिक नेतृत्व को दिया तो नेतृत्व ने अपने सेना से कहा जो उचित लगे वो करो। मान लेते हैं, क्या मतलब है इसका कि जो तुम्हें उचित लगे, और क्या इस देश की सेना सरकार के ये कहने के बाद कि जो उचित लगे वो करो, तो राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब अपने सेना अध्यक्ष को ये कहा कि तुम जो ये मूवमेंट की जानकारी दे रहे हो चीन की साइड से, अगर वो सारा कुछ सही है, हम ये मानते हैं, तो फिर सेना क्या करती? ये वाक्य को सेना किस तरीके से लेती कि जो उचित लगे वो करो? तो सेना क्या करती भाई? एक्शन लेती ना। एक्शन लेती नहीं लेती, और एक्शन लिया भी होगा। हर चीज सुबह प्रेस ब्रीफिंग करके क्या इस देश में होगा कि सेना ने, ये परंपरा है क्या कि सेना रोज बताए कि हमने आज ये किया, आज ये किया, इस घंटे पे ये किया? राहुल गांधी किस आधार पर यह कह सकता है? इससे साउंड और फ्री हैंड देना और क्या होगा? इसे एक वाक्य को केवल मैं डिकोड कर रहा हूं, जो उचित लगे वो करो, और मैं सेना अध्यक्ष हूं। तो सेना अध्यक्ष हूं, क्या वो आमलेट बनाने के लिए उचित समझेगा सेना भारत की? क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये कह दिया कि जो उचित लगे वो करो, तो मिलिट्री क्या उचित समझेगी अगर इस तरह का कोई मूवमेंट हो रहा है दुश्मन देश की तरफ से? भाई उसको कन्फ्रंट करेगी। पीएम तो लड़ेंगे नहीं जाके, उनको तो आता नहीं असलहा चलाना। राहुल गांधी सेना की क्षमता और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि ये कितना खतरनाक काम वो आदमी कर रहा है। और मैं तो हंस रहा हूं भाई साहब कि इस पर बहस किस तरीके से चल रही है। राहुल गांधी आज तक कोई परिपक्व आरोप अगर लगाया हो उस व्यक्ति ने, चौकीदार चोर है, राफेल पर, चाहे किसी भी चीज पर, मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि अगर राजनीतिक नेतृत्व ने इस तरह की किसी हैपनिंग के समय अपने सेना अध्यक्ष को कहा कि जो कुछ उचित लगे वो करें, ये बड़ा साफ फ्री हैंड है कि आप जाइए अपना काम करिए। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि ये कमजोरी है, भैया किसी दुश्मन देश से की किसी एक्टिविटी पर सेना को ये कहना कि जो उचित लगे वो करो, ये सेना के लिए फ्री हैंड है कि सेना को रुकना है? क्या राहुल गांधी ये मानते हैं कि ये कहने के बाद भारतीय सेना वहां पापड़ खाएगी और कहेगी कि प्लीज सफेद झंडा दिखा रहे हैं चीन जी, पाकिस्तान जी, आप चले जाओ? क्या बेशर्मी की बात कर रहा है राहुल गांधी, और ये पूरा इकोसिस्टम इसको इस तरीके से ले रहा है। मैं साफ तौर पर राहुल गांधी के इस
प्रोपेगेंडा को ये कहता हूं, वो भारतीय सेना पर एक बार फिर उसकी क्षमता पर, उसकी शौर्यता पर वो कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहा है। ये पूरा राहुल गांधी का इकोसिस्टम, जो उचित लगे वो करो, ये जब तब जो जुमला उछाल रहा है उपहास के अंदाज में, इसे शर्म आनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सेना को कहता है जो उचित लगे वो करो। अगर कोई पहलवान, सर आप तो पहलवान है ना सर, आप अपने किसी, जिसके आप प्रशिक्षक हैं, और आप अगर कहेंगे कि गुरुजी, आपका पहलवान कहे गुरुजी ये तो लात के नीचे घाव कर रहा है या कुछ कर रहा है, मैं नहीं जानता उतना टेक्निकल, तो आप लोग क्या कहेंगे? या डू, जो उचित लगे वो करो, यही तो करोगे। अगर कोई इंजीनियर बाढ़ के बांध पर तैनात है और उसने कहा कि सर बांध टूटने वाला है, तो मंत्री क्या कहेगा पीडब्ल्यूडी का? जो उचित लगे वो करो। आप मुझे ये बताइए, क्या फिर ऐसे में बाढ़ नियंत्रण के लिए जो वहां पर इंजीनियर लगा है, आप अगर ये कहेंगे कि जो उचित लगे वो करो, तो क्या वो तो स्पेशलाइज्ड है ना उस जॉब के लिए, उसको तो वही करना है जो उचित लगे। इससे ज्यादा क्लियर कट फ्री हैंड और क्या होगा भैया? सेना से लेके कहीं राहुल गांधी बहुत भद्दा मजाक कर रहा है, बहुत भद्दा मजाक कर रहा है, और इसे इस तरीके से लेने की आवश्यकता है। यहां पॉलिटिकल वीकनेस कहां से नजर आती है भाई साहब? इस एक स्टेटमेंट से सेना को कहा जो उचित लगे वो करो, सेना वहां क्या गोलगप्पे खाएगी बैठ के? तुम ये कहना चाहते हो? जी। चाइना और भारत की सेनाओं की एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि हम तनाव को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे और अग्नेयास्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे बॉर्डर पे, मतलब फायरिंग नहीं होगी। अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है, कोई मामला खराब भी हो जाता है, तो फायरिंग नहीं होगी। तो दोनों सेनाओं के सैनिकों ने कॉम्बैट फाइटिंग और बेसबॉल के बैट नुमा डंडे हैवी, उसके ऊपर बारबेड वायर लपेट के, क्योंकि एलएमजी और राइफल की फायरिंग बुलेट नहीं नहीं होनी फायर थी, करना। और बाकायदा वहां पे मल्लयुद्ध हुआ। तो अब क्या है कि चाइनीज जो आर्मी है ना, उसका एक डिसएडवांटेज है कि उनके जो सैनिक है बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, हाइट में कम होते हैं। तो सर अब कॉम्बैट तो बॉडी वेट का गेम है। अब 50-55 किलो का एक फौजी 100 किलो वाले से क्या लड़ेगा? वो तो एक होंचा मार देगा तो वो 3 लुढ़कनियां खा जाएगा। इसलिए भारतीय सेना ने खास तौर पे वहां तगड़े तगड़े लंबे ऊंचे 6.25 फुट के जो है हमारे फौजी जवान तैनात किए थे। वो कहते हैं कि वो अकेला जो है 3-3 को उठा के पटक रहा था वहां, और बाकायदा युद्ध हुआ बिहार था और बहुत बिहार बुरी रेजिमेंट, तरह मारा था। सर बिहार रेजिमेंट जानी जाती है इसीलिए, और बाद में ग्लोबल टाइम ने ही चाइना के वो एक्सपोज किया था कि जो उन्होंने अपने यहाँ, जो चाइना के जो सैनिक हैं जिनकी जाने गई थी उस कॉम्बैट में, उनको कैसे क्रिमेशन किया गया, उनको कैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये सब तो अब जाहिर है, और वो और क्लोज वीडियोस भी आए कॉम्बैट में थे जहां होता है। बहुत गाली गलौज भी हो रहा है, सारी दुनिया ने वो वीडियोस देखे हैं। खूब देखे, पत्थरों से मारना, ऊंचा ऊंची करना, और बट नेचुरल है कि एक चीनी मोमो के सामने जब हमारा बिहार रेजिमेंट वाला खड़ा हुआ ना, मद्रास रेजिमेंट वाला जो हो, चाहे राजपूताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, उतार दीजिए, अचक जाट के एक बार मारेंगे, सारा जो है, सारा जाट चाउमीन बाहर आ जाएगा। जाट वहां तैनात थी, हाँ, जाट रेजिमेंट। बिल्कुल। तो सर राहुल गांधी, अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, सैनिकों को, सेना को बदनाम ये आदमी कर रहा है, छात्रों को भड़का रहा है ये आदमी, जेनजी को भड़का रहा है ये आदमी, किसानों को भड़का रहा है ये आदमी, दलितों को भड़का रहा है ये आदमी। सर ये तो सरेआम देश में गृह युद्ध की और जो टूल किट है उसकी तैयारी कर रहा है, और उस टूल किट में एक एक एलिमेंट जोड़ता जा रहा है। अभी यूजीसी
वाला जो प्रकरण हुआ उसमें उसने जब रोहित वेमुला एक्ट की बात कही कि या तो सवर्ण सड़क पे उतर जाएंगे, अगर सवर्ण नहीं उतरेंगे तो दलित ओबीसी उतर जाएंगे, किसी एक को तो वो सड़क पे उतार के मानेगा। इसको हर हालत में दिल्ली को जो है काठमांडू और ढाका बनाना है। जी सर, इसमें नया क्या है? आप इसके पूरे एक्टिविटी को देख लीजिए। और मैं एक बात जो कहता हूं, ये इसी वजह से ये कर रहा है। मैं थोड़ी देर, इसने ये मान लिया है, इसकी पूरी पार्टी ने मान लिया, राहुल गांधी ने मान लिया है कि कम से कम चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। इस तरीके से तो नरेंद्र मोदी नहीं हटेंगे, ये जानता है। अब करना क्या है इसको? ये कांड आप देखिए, पहले इसने नरेंद्र मोदी के ऊपर केवल निजी हमले करने शुरू किए शुरुआत में 2014 से 2019 वाले 5 साल के टर्म में। इसे लगा कि ठीक है, फ्लूक है, आ गया, हो गया, हमारे तो बाप दादाओं ने दुनिया भर का देखा, हम फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब रिपीट हुई सत्ता 2019 के बाद, और वो भी बड़े बहुमत से, पिछली बार की 14 के मुकाबले, तब इनके इकोसिस्टम को ये लगा कि अरे यार, ये सामान्य 5 साल की सत्ता नहीं है, अटल जी की तरह की आई और उसके बाद निपट गई। यार, ये तो कुछ परमानेंट ग्राउंड पर परिवर्तन हो रहा है। और आप देखिए कि 2019 के चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी आपको इलेक्शन लड़के कांग्रेस जीत जाए और वापस नरेंद्र मोदी की सरकार हटा के आ जाए, इस पर काम करता हुआ दिखेगा ही नहीं। आप ध्यान दीजिए, 2014 से 2019 तक इसने, इसकी मां ने, इसकी बहन ने, इसके इकोसिस्टम ने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार किए। मौत का सौदागर हो, चाहे इस तरह की चीजें हो, चाहे वहां गोधरा का अपराधी, और ये तमाम चीजें। फिर जैसा कि इन सबों को था कि भाई हमारी सरकारें रहती हैं तो लूटती खाती हैं, तो इसने ये शुरू किया तलाशना, वो इसको नहीं मिला। लेकिन देश तोड़ना, देश में अशांति हो जाए, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, ये इसने दूसरे टर्म से शुरू किया। और तीसरे टर्म आते आते जब सरकार तीसरी बार बन गई, तब इसने मान लिया कि भाई इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर ये कहना शुरू कर दिया इसने कि पूरे देश में, याद कीजिए आप, 2024 के एक साल पहले, 2024 के चुनाव ये जो हुआ उसके एक साल 1.5 साल पहले से पूरे देश में पेट्रोल किरासन फैला हुआ है, केवल माचिस की जरूरत है, ये इसने शुरू किया। उसके बाद से आप देखिए, कभी नेपाल, कभी बांग्लादेश, उसके बाद राष्ट्र है ही नहीं, भारत राज्यों का समूह है। फिर इसने अपना ब्रिगेड लगाया कहां पे? पूर्वोत्तर में, वहां गुंजाइश खोजी। अभी इसने जो ट्रेटर कहा है बिट्टू को, इसके बहाने इसने यहां पर खालिस्तानी मूवमेंट को, आप ये बताइए, अभी यूएस की ट्रेड डील की डिटेल्स आई ही नहीं और पूरा कांग्रेसी सिस्टम शुरू हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया। अरे, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर खोल दिया होता, अभी नहीं आई है, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर खोल दिया होता, खोलना ही था, तो इतने दिन से डील रुकी क्यों हुई थी? दूसरा, अभी यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ डील हुई है, 18 साल के बाद हुई है। लोग जरा पता लगाएं, 18 साल तक बात बन क्यों नहीं रही थी? भाई, कांग्रेस के समय से ये डील शुरू हुई नहीं हो पा रही थी नेगोशिएशन। क्या था? भारत का स्टैंड यही था कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर और अपने डेयरी सेक्टर को नहीं खोलेंगे। अभी ईयू की डील साइन हो गई है, वो तो आ गई है ना बेहूदों पब्लिक में, तुम जाके उसे पढ़ो। क्या ईयू की डील में एग्रीकल्चर सेक्टर खोला गया है? क्या डेयरी सेक्टर खोला गया है? नहीं खोला गया है। तो इस देश में इतना दुष्प्रचार, एक किताब छपी नहीं और उसके बारे में दुष्प्रचार। और मैं कहता हूं कि अगर जो तुम नारा लगा रहे हो यही सही है, तो भी अभी हमने बात किया, तो सर देखिए, इस व्यक्ति के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। इसके मास्टर्स ने अब इसको बताया है, ये अपनी कैपेबिलिटी जानता है, और ये अब ये जान गया है कि 3 बार की सत्ता के बाद जो एक फुटप्रिंट तैयार हो रहा है, ये इसके बाप दादे जो 65 साल सत्ता करके गए ना, एक 50-60 साल का फुटप्रिंट तैयार हो रहा है सामने सामने। इसलिए अब देश तोड़ने की कीमत पर भी अगर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी सरकारों के गति पर अगर ब्रेक लगा सके, ये इसके लिए उतारू है, जिसमें इसके मास्टर शामिल है। दूसरी चीज, आप मुझे ये बताइए, एक समय
इसी समय अमेरिका का एक जिम्मेदार विभाग, ट्रेड कॉर्पोरेशन, वो एक ऐसा नक्शा जारी करता है, अभी कल जारी हुआ है, जिसमें वो पीओके को और उसके साथ अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका हमको पीओजे दिला देगा, लेकिन भारत का क्या स्टैंड है, अक्साई चीन भी हमारा है और पीओके भी हमारा है। इसे अगर ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफिशियली अगर एक नक्शा जारी करता है, आप समझ रहे हैं इस स्थिति को, कि कौन सा मौसम था कि अचानक नरवणे साहब के बहाने ये गलवान और चीन को लेके ढो रहा है इस सदन में। केवल स्क्रिप्टेड ड्रामा है, चीन के इशारे पर, चीन का एजेंडा, क्योंकि ईयू की डील, अमेरिका की डील, कनाडा आने वाला है, इसके पहले यूके की डील, भारत जिस तरीके से अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर लगातार डील पर डील साइन किया जा रहा है और ट्रेड की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, चाइना को सबसे गंभीर खतरा है। चाइना का अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई सबसे टफ कॉम्पिटिटर इस पूरी दुनिया में तो भारत है, इसलिए ये जग जाहिर है। राहुल गांधी अचानक बिना मौसम नरवणे की बरसात कर रहा है, चाइना को फ्रेम में ले आ रहा है। ये साफ तौर पर चीन का असाइनमेंट है, जिसको राहुल गांधी ने चुना है बजट सत्र में और नरवणे। अदरवाइज क्या इसका क्या मतलब है भाई? कितनी बार तुम कहोगे भाई? राफेल का तुमने कहा चला, नहीं चला। तमाम इस तरह के तुमने आरोप लगाए, नहीं चला। यही राहुल गांधी अभी लखनऊ की अदालत से जमानत करके, उदय शंकर श्रीवास्तव साहब हमारे साथ आते हैं, लखनऊ में है, ये वही व्यक्ति हैं जब इसने ये कहा था कि थप्पड़ों से मारा और हमारी जमीन कब्जा की। इस मुकदमे को लेके इन्होंने लखनऊ में इस आदमी को मजबूर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट में जाके इस आदमी ने फिर एक बार, जमानत पर चल रहा है उस केस में सर, ये बॉन्ड भर के उस केस में चल रहा है, उसकी सुनवाई, उसी केस के दौरान, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता जो तुमने सेना को गाली दी है, और कहा कि हमारे जो सैनिक है वो पिटते रहे। ये मुझे बताइए कि राहुल गांधी बिना मौसम इस समय चीन को क्यों लेके आया है, एक किताब का बहाना करके, और वो भी अनपब्लिश्ड किताब जो कि स्क्रूटिनी के लिए गई हुई है। और ये तो नियम है साहब, सेना से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी अगर कोई किताब लिखता है तो इस देश का नियम है कि वो सेना को जाती है होम मिनिस्टर के थ्रू, और होम मिनिस्टर के थ्रू वो जाती है। 34 किताबें गई थी, ये भी किताबें हैं। लोग कह रहे हैं, अब उसमें देखिए इकोसिस्टम क्या उठा रहा है कि ये किताब की जांच क्यों, आप ही परमिशन क्यों लंबित है। अबे भाई, 34 किताबों की गई तो वहां कोई पढ़ेगा, उसको देखेगा, सेना के जो अपने जो नियम कानून है कि कौन सी चीजें आप को छाप सकते हैं, कौन सी चीजें लिख सकते हैं, कौन पब्लिक डोमेन में जा सकता है, नहीं जा सकता है। ऐसे में एक तरफ भारत जिस तरीके से लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ट्रेड डील्स कर रहा है, जिससे कि चाइना बेहद परेशान है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निश्चित तौर पर परेशानी में आएगा। राहुल गांधी चीन का एजेंडा लेके आपके संसद में नाचता हुआ नजर आ रहा है बिना किसी बात के। और मैं तो यहां तक आखिरी बात कह रहा हूं कि अगर मैं यह मान भी लूं कि नरवणे साहब ने उस किताब में लिखा कि चीनी टैंक कथित रूप से मूवमेंट कर हो रहा था, और जब पॉलिटिकल नेतृत्व ने दिल्ली से बात की, अब इन्होंने अपने पॉलिटिकल नेतृत्व से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो उचित लगे वो करो, तो इसको जरा दर्शक ईमानदारी से डिकोड कर लें कि सेना, भाई एक लड़ाके आदमी को आप कहोगे जो उचित लगे वो करो, तो क्या करेगा? गोली मारेगा ना। सेना से राहुल गांधी क्या उम्मीद करता है कि अगर दिल्ली कहता है कि जो उचित लगे वो करो, तो क्या भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर राहुल गांधी को भरोसा नहीं है कि सेना अपना काम करेगी और सेना वहां लॉलीपॉप बेचेगी? इसलिए ऐसे नैरेटिव जो कि राहुल गांधी चाइना का असाइनमेंट लेके घूम रहा है। अच्छी बात यह है कि लगातार 2019 के बाद ये इस तरह की खुरापात भारत में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा करना चाहता है, लेकिन इसने जब कहा कि जैन जी सड़क पे उतर आओ, तो क्या असर हुआ सर? जैन जी उतरा, अरुणाचल प्रदेश में इंडिजिनस अरुणाचली उतरे, वो तो घुसपैठियों को भगा रहे हैं, छापे मार रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में उतर गए राष्ट्र जोड़ने के लिए, धर्म बचाने के लिए, तो ये तो असर हो रहा है। तो राहुल गांधी इसीलिए बंच ऑफ एलिमेंट्स, और ध्यान दीजिएगा सर, मैंने आपसे पिछली बातचीत में भी कहा था, इसने स्वर्गीय बेअंत सिंह साहब के पोते साहब को, जो सांसद हैं, उनको जो इसने गद्दार कहा है, ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी जाने की वजह से नहीं कहा है। इसने खालिस्तानी माइंडसेट जो आज भी मौजूद है, चाहे भारत के अंदर हो, पंजाब में, चाहे भारत के बाहर हो,
उनको वो एड्रेस किया है। इसने मणिपुर में मैतेई, कुकी और नागाज, हमारे तीनों के बीच में थोड़ी सी नाइत्तेफाकी पाई, इसने वहां भी ये आग लगाने पहुंच गया था। लेकिन उसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या हुआ सर? जिस तरीके से यूएस ट्रेड डील में आप भारत के धीरज ने देखिए आप मजबूर किया, ठीक उसी तरह 2 राज्यपालों की नियुक्ति करने के बाद आज वही मणिपुर है ना जहां पर मैतेई समुदाय के मुख्यमंत्री और नागा के डिप्टी सीएम, कुकी के डिप्टी सीएम। सॉल्यूट। तो राहुल गांधी जहां कहीं भी, मैं आपको ये बताऊं कि अगर इसको दिल्ली के उस कूड़े वाले पहाड़ में आग लगा के अगर भारत में कुछ डिस्टर्बेंस करने की अगर गुंजाइश दिखाई दे, ये लुकारा लेके पहुंच जाएगा वहां आग लगाने। ये कहीं भी कोई नेगेटिव एलिमेंट इसको ये अपने ईंधन के तौर पर देख रहा है, इसलिए ये लगातार इसी तरह हरकत करेगा। और यहां तो प्योरली ये चीन की सुपारी लिए घूम रहा है। जी, मुझे याद आता है जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो अटल जी ने स्पष्ट निर्देश दिया था सेना को, एलओसी पार नहीं करना। यस, तो राजनीतिक नेतृत्व ऐसे ही निर्देश देता है। उसके बाद इस फ्रेमवर्क में, इस उद्देश्य के साथ आपको युद्ध करना है। जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तय हुआ कि आप घुस के मारना है, घुस के मारे से ना, और ब्रह्मोस तक मारना है। और सुनिए, ये भी था कि सबूत भी ले आना है, सिर्फ मारना नहीं है, सबूत भी लाना है। तो जैसा कहेगी। और एक चीज और सर, भारत के सैन्य इतिहास का ये पहला मौका था जब इतनी डिटेलिंग सेना ने कॉन्फ्रेंसेस कर करके किया। ये पहला ऐसा मौका था। तो ये तो एकदम क्लियर कट है सर। बिल्कुल अब बात यह ना कि भाई सेना का बस चलेगा, अगर सेना को एकदम हम छोड़ देंगे तो वो तो पूरा ऑल आउट वॉर लड़ जाएगी, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ। तो ये तो भारतीय नेतृत्व को डिसाइड करना है ना कि क्या वो अभी एक ऑल आउट वॉर में जाना चाहती है। और सर राहुल गांधी, मुझे लगता है कि सचमुच यही चाहता है। देखिए, राहुल गांधी की वापसी एक बात पे डिपेंड करती है, यदि मोदी हर मुद्दे पर फेल हो जाए, स्पेशली इकोनॉमिक मुद्दे पर यदि मोदी फेल हो जाए, वो दिन रात यही मनाता है। अरे ट्रंप ने जब कहा इंडियन इकोनॉमी से डेड इकोनॉमी, ये ससुरा जो है अपने पिछवाड़े गुलाल पोत के नाचना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो है, जब पूरा दुनिया में जब रिसेशन और डिप्रेशन की बातें चल रही हैं, यहाँ पे 7.4 और 7.2 की जीडीपी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ऐसे में तो राहुल गांधी तो ये चाहता करेगा कि चाहे कुछ हो जाए, बस ये किसी तरह ग्रोथ रुक जाए। आर्थिक मुद्दे पे भारत, जो आदमी दिन रात भारत की असफलता मनाया करता है कि हे भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि ये मोदी फेल हो जाए, सर मोदी नहीं फेल होगा ना, भारत फेल होगा। तो राहुल गांधी भारत को फेल करके मोदी से दुश्मनी के चक्कर में इसने भारत से दुश्मनी रखी, भारत से। ये इसकी दिक्कत है, ये दिक्कत। और बिल्कुल देश की जनता को ये पहचानने की जरूरत है कि राहुल गांधी की असल मंशा क्या है। मजे की बात यह है सर, संतोष की बात यह है कि देश की जनता बहुत कायदे से पहचान रही है, वरना ये बताइए भारत के इतिहास में तीसरी बार लगातार वो न सिर्फ भारत में एक इंटरनल गृह युद्ध से संतुष्ट नहीं है, वो कहता है भारत की सीमाओं पर भी हम पाकिस्तान और चाइना से लड़े, देश के अंदर तो मैं आग लगा ही दूंगा। अरे वो चाहता है कि हमारी सेना बांग्लादेश के साथ उलझे। आप कांग्रेसी को सिस्टम के इच्छाओं को देखिए, कहते हैं चढ़ जाइए मोदी जी, क्यों नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं को बचा लीजिए। वाह वाह वाह, सीए बनाए तब तो बड़ा तुम छरछराए थे। तो इसका कुल मतलब, और इस सब के पीछे केवल एक ही सच है, क्योंकि ये जानता है कि राहुल गांधी ये जानता है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकता, चुनावी तरीके से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं भैया तुम हराओ नरेंद्र मोदी को, जरूर हराओ, भारत को मत हराओ। चुनाव लड़ो ना, उसने चुनाव लड़ना 2019 के बाद छोड़ दिया। हाँ, वो चुनाव लड़ता ही नहीं है। वो कब चुनाव नहीं लड़ता? बिहार में वो चुनाव लड़ रहा था, बिहार में चुनाव लड़ा था। आप बताइए, आप ही बताइए। उसको तो नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिलवानी थी, वो चुनाव कहां लड़ रहा था ससुरा। वरना तो छोटे से छोटे नेता को पता है कि भाई अपोजिशन वाले नेता के माँ की गाली मत दो, ये भारत का समाज है।
तो अवनीश भाई, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आपने सर समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत जल्दी वापस आइए, दिल्ली में मिलते हैं बिल्कुल सर, वज्र घोष में। बिल्कुल सर। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, प्रणाम सर।